Hello and welcome back. So let's discuss the chapter 2 of your class 8 NCERT, that is microorganisms, friends and foe. Only relevant topics we are going to discuss in this. Extra कुछ ज़्यादा important करेंगे नहीं हम इसमें, जो भी बहुत ही ज़्यादा important है और irrelevant नहीं करेंगे, important हम करेंगे. So let's get started. आई वुड से कि मैंने इसमें सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं जो भी आपके एनसीईआरटी में है, एंड यू डोंट नीड टू स्टडी योर एनसीईआरटी अगेन. बट अगर जिसको पढ़नी है वो पढ़ लेना, अदरवाइज ये वीडियो भी एनफ रहेगी आप लोगों के लिए. सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स? देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते. ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर ओनली नोन एज योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते. वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम कहाँ देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे ही. उन्हीं को बोलते हैं माइक्रोब्स. पहली लाइन है ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में आपकी जो मॉइस्ट ब्रेड होती है ना, वो ख़राब हो जाती है. ब्रेड जो होती है वो होती किस वजह से है? आपने देखा होगा कि उसका जो सरफेस है ना, उसके ऊपर ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाते हैं. अब जब हम इस ब्रेड को लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें कुछ ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. अब जब हम नेकेड आइज से देख रहे थे तब तो हमें ग्रेइश वाइट पैचेस दिख रहे थे, लेकिन जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो हमें टाइनी ब्लैक मोल्डेड राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखे. तो वो क्या है, वो क्या होते हैं? दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिख रहे थे. अब जो आपके कभी कभार आपने देखा होगा कि आपने ये एक्टिविटी जो उसमें दे रखी थी एज इट इज़, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. तो मॉइस्ट सॉइल है होती है ना आपकी, आपको मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करनी है फील्ड से. ठीक है, उसको बीकर में ऐड करना है. यू हैव टू ऐड वाटर टू इट, एंड आफ्टर दैट सॉइल पार्टिकल्स, जब सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन कर जाएं, आपको एक ड्रॉप लेनी है उस वाटर की from the beaker, and then you have to put that under the microscope. What do you see? Do you find microorganisms moving around? जब आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो क्या आपने ये देखा कि टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटे छोटे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे दिखे जो मूव अराउंड कर रहे थे? सो यू सी, जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना, तो हमने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो हमें मूव करते हुए दिखे. सो या इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे थे, जिनको हम सिर्फ कैसे माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख पा रहे हैं. सो दीज आर नोन एज योर व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद एन अनएडेड आइज. कुछ तो होते हैं जैसे कि फंगस जो ब्रेड पे ग्रो करता है, जिसको हम सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं. एंड देन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिख सकेंगे. ठीक है, देन चार कैटेगरीज में बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. कौन कौन सी? दैट इज़ योर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड कुछ कुछ एल्गे. सो कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखो, जैसे बैक्टीरिया है. इफ़ यू सी इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, इस तरीके का आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखेगा. एंड देन व्हेन यू पुट अ प्रोटोजोआ, अगर आप प्रोटोजोआ को देखो माइक्रोस्कोप के नीचे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटोजोआ. एंड अगर आपसे ये पूछें कि प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स क्या होते हैं, सो अमीबा एंड पेरमीशियम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ. जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो अगर हमें टाइम मिलेगा तो बायो में हम देखेंगे कि ये जो प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर है ना, ये किस तरीके से बना है आपका. देन दैट इज पेरिमीशियम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ पेरिमीशियम. देन एग्जांपल्स आपके प्रोटोजोआ के हैं अमीबा एंड पेरामीशियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगर आपसे एल्गी के एग्जांपल्स पूछें तो इट इज़ क्लेडोमोनास एंड स्पायरोगैरा. एल्गी के एग्जांपल्स ये हैं दोनों. ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो इस टाइप से दिखते हैं ये. आगे चलते हैं, फंजाई के एग्जांपल्स देख लो. ब्रेड मोल्ड हो गया आपका, पेंसिलियम हो गया, देन एस्परगिलस हो गया. दीज आर एग्जांपल ऑफ ए फंजाई. कुछ डिसीजेस हैं जैसे कि डायसेंट्री और मलेरिया, ये आपके प्रोटोजोआ कॉज करता है. और जैसे कि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस हो गया,
ये आपके बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, दीज आर कॉज्ड बाय योर बैक्टीरिया। देन वी कम टू वायरस। वायरस भी आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ये आपके अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा अलग होते हैं। ये क्या करते हैं ना, जो वायरस होता है ये हमेशा ना आपकी इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, होस्ट सेल की ज़रूरत होगी रिप्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लो आपकी खांसी जुकाम का वायरस है, ठीक है, जब तक वो बाहर है, जब तक आपकी बॉडी से वो बाहर है, उसको कोई मीडियम नहीं मिला है, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे ही आपने उस वायरस को अपने अंदर लिया, जैसे ही आपने अंदर लिया उस वायरस को, तब वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। बेसिकली उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है टू रिप्रोड्यूस। सो दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स प्लस बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम में भी जो है क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वायरस के, जो कि इफ़ यू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप दिस इज़ हाउ दे लुक। आपने देखा होगा कि जब कोविड का वायरस आया था ना, तो उसके भी इस तरीके से स्पाइक्स थे, है ना, प्रोटीन स्पाइक्स। तो ये आप देख सकते हो, ये वायरस का एक वो है। देन दिस इज ऑल्सो अ वायरस। फ्लू, कॉमन कोल्ड, इफ़ दे आस्क यू कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, और बहुत जो खांसी वगैरह होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया या वायरस। सो दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंड कुछ सीरियस डिसीजेज जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी आपके वायरसेस के थ्रू ही होती हैं। सो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पोलियो और चिकन पॉक्स के बारे में पूछा जाए कि हाउ दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। देन डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये आपका प्रोटोजोआ कॉज करता है। एंड टाइफाइड एंड टीबी आपका बैक्टीरियल डिसीजेस है, बैक्टीरिया कॉज करता है। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव कहाँ करते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एल्गी और फंजाई। ये बहुत टाइप के इन्वायरमेंट में आपके सर्वाइव कर सकते हैं, आइस ओल्ड क्लाइमेट में भी और हॉट स्प्रिंग्स में भी। डेजर्ट्स में से लेकर मार्शीलैंड, ये हर जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। ये आपके इनसाइड ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स भी आपके मिलते हैं, और ये आउटसाइड भी मिलते हैं। प्लस कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। देन दो तरीके के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट इज फ्रेंडली एंड सेकेंड इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके वो होते हैं जो कि बहुत वेरियस पर्पसेस के लिए मतलब यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जो यूज़फुल होते हैं उन्हीं को हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। देन कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी दही बनाने में यूज़ होते हैं, केक की में बनाने में हेल्प करते हैं, ब्रेड के लिए हेल्प करते हैं, तो उन्हीं को हम फ्रेंडली बोल देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गई, आपकी रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फीकस हो गया। वो करते क्या है बेसिकली, दे ब्रेक डाउन these vegetable peels, animal remains of animals feces into harmless usable substances, ठीक है। देन होता क्या है इसमें, बैक्टीरिया इनको छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर देता है, एंड देन ये आपका क्या करेगा, उसको एज अ फूड लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं। देन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपकी मेडिसिन प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, राइजोबियम वगैरह। तो राइजोबियम, ठीक है। सो दीज आर योर व्हाट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो अल्कोहल बनती है ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनती हैं। सो दिस इज़ द कमर्शियल यूज़ ऑफ योर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
Making of curd and bread. See, there is a little girl and she's asking that I saw my mother adding a little curd to a warm milk to set the curd for next day. Then I wonder why. देखो, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जो है वो हल्के से निवाए दूध में थोड़ी सी कर्ड डाल देती है। नेक्स्ट डे व्हेन यू सी इट कि पूरा का पूरा कर्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो होता कैसे है? सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। देखो, वैसे तो कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट आपका बैक्टीरिया है ना, दैट इज़ योर लैक्टोबैसिलस, जो प्रमोट करता है कर्ड की फॉर्मेशन में। अब ये क्या करता है, ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है और उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आपके ना चीज़ बनाने में, पिकल्स में और अदर फूड आइटम्स में भी हेल्प करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जैसे कि रवा सूजी, इडलीज जो होती हैं, आपके भटूरे, वो भी आपका कर्ड ही होता है। देन आपने कभी सोचा है कि जो आपका यीस्ट है, कैन यू जस्ट गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इडलीज एंड डोसा बैटर? तो देखो, कभी ये सोचा है आपने कि जो आपका डो है, वो जब आप उसमें दही मिला के रख देते हो और आपको 7-8 घंटे के बाद देखते हो या फिर उसमें यीस्ट मिला देते हो, तो वो फूल कैसे जाता है? वो प्रोसेस क्या होती है? सो वो फूलता क्यों है? पहली चीज़ मैं बताती हूँ कि जब ये आपका आटा फूल जाता है, कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि मान लो आपने आधा केजी आपने आटा या मैदा ले लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, पानी डाल दिया और यीस्ट पाउडर डाल दिया। आटा अच्छे से गूँध लिया। गूँधने के बाद आप देखोगे कि इतना अगर आटा है तो वो इतना हो जाता है, ठीक है, 5-6 घंटे के बाद। तो वो होता क्यों है? दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? जब आपकी शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज़ फर्मेंटेशन। उससे पहले मैं बताती हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। देखो, जब हमने यीस्ट को डाला ना पानी में और हमने शुगर डाल दी, जैसे ही हमने शुगर डाली गर्म पानी में और यीस्ट डाला, शुगर यीस्ट को कर देती है एक्टिवेट, ठीक है? जब यीस्ट एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने का मतलब होता है कि जो यीस्ट होता है ना, वो आपका पानी में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जब ये यीस्ट जो आता है आपका रिप्रोड्यूस करता है ना, then it produces carbon dioxide in the process of your reproduct in respiration। वो जब रिस्पायर करेगा रेस्पिरेशन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये आटा फूलता इसलिए, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, तो ये जो बबल ऑफ गैस है ये आपके डो को फिल कर देते हैं। मतलब आपके जो डो है, आटा जो है, उसमें बबल ऑफ गैसेस भर जाते हैं। जैसे बबल ऑफ गैसेस भरेंगे वो आटे को क्या कर देंगे, फुला देंगे, and your that dough will rise up। all right, now if they ask you कि जो आपकी इडलीज में डोसा बैटर में यूज़ होता है और केक वगैरह जो आपके इसमें यूज़ होता है, तो वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि इडली और डोसा बैटर के लिए आप यीस्ट यूज़ करते हो। फर्मेंटेशन में अगर पूछें कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या चीज़ यूज़ होती है, तो इट इज़ यीस्ट इज़ यूज्ड इन योर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आगे चलते हैं। तो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? चलो उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें चीनी डाल दी और उसमें आपने क्या डाला? हाँ, यीस्ट डाला। तो कुछ टाइम बाद आप देखना कि वो यीस्ट तो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, लेकिन ना आपको स्मेल आती है पानी के अंदर से, ठीक है? जब कभी भी देखना यीस्ट डाल के, तो वो जो स्मेल होती है ना, वो किस चीज़ की होती है? तो दैट स्मेल इज़ ऑफ यीस्ट, दैट स्मेल इज़ ऑफ अल्कोहल, ठीक है? जो यीस्ट ने बनाई होती है आफ्टर कन्वर्टिंग योर शुगर इनटू अल्कोहल। तो इतना याद रखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछें कि अगर आपका जो पानी है उसमें हम यीस्ट डाल दें, तो उसमें जो स्मेल होती है वो किस चीज़ की होती है? वो होती है आपकी अल्कोहल की, जो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, जो शुगर से कन्वर्ट होके बनी होती है, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछें, ये जो आपका आटा है वो फ्लफ़ी कैसे हो जाता है, फूल कैसे जाता है? इट इज़ बिकॉज़ ऑफ
कौन सी गैस है जो यीस्ट जो है वो रेस्पिरेशन के टाइम प्रोड्यूस करता है, तो इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन में क्या हेल्प करता है, फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से होती है, इट इज़ यीस्ट। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। चलो आगे चलते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे पूछे कि आपका फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, तो याद रखना है आपको कि लुइस पैस्चर, he discovered the process of fermentation in, if they ask you about the year, in 1857। ठीक है। देन कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, जब भी आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर आपको ना कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है, इंजेक्शंस देता है, जैसे कि पेंसिलिन वगैरह। सो दीज मेडिसिन की ये क्या बेसिकली होता क्या है, ये क्यों देता है, पहली चीज़ ये। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ आपकी जो वाइन है, अल्कोहल है, ये सब बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होती है। वो भी किसकी हेल्प से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि जो आपकी व्हीट जो आपकी बियर है बेसिकली, वो भी आपकी बहुत ही कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस होती है। वो भी आपकी किसकी हेल्प से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो कमर्शियली जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम हेल्प लेते हैं कोई भी चीज़ कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी को हम बोल देते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ हो रहा है। अब लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर और सिरका भी बोलते हैं, उसके लिए आपका क्या यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, सो इट इज़ यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, जैसे कि आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश फ्रूट जूसेस आपकी अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है। जो ग्रेन में शुगर प्रेजेंट होती है ना, ये यीस्ट उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इसी कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से, पहली चीज़ कि ये जो आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ग्रेन शुगर से अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, या फिर आपकी वाइन, अल्कोहल, इस प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन होती है, इस प्रोसेस को, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को, ये किसकी हेल्प से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यीस्ट। अल्कोहल बनने में कौन सा प्रोसीजर यूज़ होता है, फर्मेंटेशन। होता क्या है, शुगर, जो आपकी नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है आपके ग्रेन्स में, वो कन्वर्ट होती है इनटू अल्कोहल। ठीक है। 3 क्वेश्चंस, आगे चलते हैं। हम आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको भाई एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती हैं, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेनिसिलिन के। सो इन मेडिसिन का सोर्स क्या होता है, इन मेडिसिन का सोर्स भी होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करती है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो ये उन जो आपकी मेडिसिन हैं, या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है। या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इन्हीं मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सो आजकल जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है ना, वो किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाई जा रही हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड फंजाई। देन कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम आपको याद रखने हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट जो इस बुक में दे रखे थे वो थी आपके कौन कौन से, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रा टेट्रासाइक्लिन एंड द इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो इम्पोर्टेंट है। देखो, आपसे ना बहुत सारी ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये किस टाइप का वो है,
कि एंटीबायोटिक है या फिर कुछ भी इस तरीके का, देन यू हैव टू रिमेंबर कि ये 3 हैं जो आपके एंटीबायोटिक हैं, जो कि कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड थर्ड वन इज एरिथ्रोमाइसिन। देखो 1929 में ना, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे एक डिसीज कल्चर पे, ठीक है, मतलब कॉजिंग मतलब डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे, तो उन्होंने क्या देखा ना कि ही फाउंड दैट स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड देखे कल्चर प्लेट पे। ही ऑब्जर्व दैट कि जो ये मोल्ड की प्रेजेंस थी ना, वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी उसको रोक रहा था। सो इट ऑल्सो एंड ऑल्सो रोक तो रहा ही था ग्रोथ को, कुछ कुछ बैक्टीरिया को ये मार भी रहा था। तो वहाँ से इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये देखा, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को मार सकती है या फिर रोक सकती है। तो वहीं से इन्होंने किसकी खोज करी, पेनिसिलिन की। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किसकी खोज करी, पेनिसिलिन की। इतना याद रखना है। देन हमने ये कर लिया कि ये बैक्टीरिया और फंजाई से बना होता है। एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना इम्पोर्टेंट होता है, फिर हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इतना ही था इसमें। देन वैक्सीन, देखो वैक्सीन किस तरीके से काम करती है, वो हम डिस्कस करते हैं। कभी भी देखो, कभी भी हमारे अंदर कोई डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जब एंटर करता है ना, माइक्रोब एंटर करता है, तो हमारी बॉडी जो है ना उसको डिफेंड करने के लिए क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है टू फाइट दैट इन्वेटर। अब जब नेक्स्ट टाइम वो वही सेम माइक्रोब जब एंटर करेगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी को पता होगा और कि भाई ये चीज़ जो है वो पहले भी एंटर कर चुकी है और उसने इतनी एनफ एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बना के रखी होंगी कि वो उससे फाइट कर सके। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है आपका वैक्सीन का। वैक्सीन में क्या होता है ना, कुछ डेड या फिर वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना हेल्दी बॉडी में डाला जाता है। दवाई होती क्या है आपकी, जो वैक्सीन आप लगवाते हो ना, वो होती है आपके डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, जो कि आपकी बॉडी में जाते हैं। जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाती है ना, बॉडी उसको क्या करती है, एज अ इन्वेडर ट्रीट करती है। जब वो इन्वेडर ट्रीट करेगी, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा, वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। जब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, तो आपकी बॉडी में इनफ एंटीबॉडीज़ होंगी कि कि नेक्स्ट टाइम जब भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आएगा ना, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी उस इन्वर्टर से लड़ने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका वैक्सीन का, कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रहती हैं, विच कीप्स आवर बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन अब आपको याद रखना है कि जो एडवर्ड जेनर थे ना, उन्होंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वैक्सीन में आपका बनेगा कि कुछ डिजीज़ेज़ जैसे कि कॉलेरा हो गया, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती हैं। एंड आपका जो ये एडवर्ड जेनर है ना, इन्होंने डिस्कवर करी थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन 1798। इतना याद रखना है आपको। ये जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन में, एक तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, पर ये एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को बनाया था 1798 में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ना आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच योर सॉइल विद नाइट्रोजन, और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं।
इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जैसे कि आपका राइजोबियम हो गया, देन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया। तो ये है आपका एग्जांपल, ये पहला जो है ना 2.7 फिगर में, ये है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। आपने कई बार देखा होगा ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डीकेइंग प्लांट की फॉर्म में, और समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, वो आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ टाइम बाद ना ये डिसअपियर हो जाते हैं। ये डिसअपियर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, और जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, यही सिंपलर सब्सटेंसेस को एनिमल्स और प्लांट एज अ फूड लेते हैं। ठीक है, दो, so this is how they help environment to help the cleaning of environment। ठीक है, देन ये था हमारे कमर्शियल जो आपके फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट्स कम टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हमें बेसिकली नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं को हम हार्मफुल कहते हैं। जो ह्यूमन बॉडी को, आपकी प्लांट्स की बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को नुकसान पहुंचाए या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, दीज आर नोन एज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग को, लेदर को। सो हाउ दे डू इट? बाय द हेल्प ऑफ, क्यों करते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं? आप इसको डिकम्पोजिशन बोल दो, डिग्रेडेशन बोल दो, कुछ भी इसको, ठीक है, कर देते हैं। देन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग। पैथोजन क्या करते हैं ना, ये आपके बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द एयर यू ब्रीथ, वाटर यू ड्रिंक एंड द फूड यू ईट। ये आपके डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं विद द इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर इट इज़ कैरिड बाय एनिमल्स और योर ह्यूमन बींग्स। तो माइक्रोबियल डिसीज़ जो होती है ना, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो डिसीजेज आपके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, उसे तो आप बोलते हो कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। ये जो आपका कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स, टीबी एंड कोलेरा, ये होती हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस। देन यू हैव फर्दर इसमें दिया न्यू HIV एंड ऑल, ये सारी भी आपकी कम्युनिकेबल हैं। देन जैसे अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है, ठीक है, अगर वो स्नीज कर देता है, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, जो मॉइस्चर है, ठीक है, इट कैरीज थाउजेंड ऑफ वायरसेस एंड इट स्प्रेड्स इन द एयर। द वायरस देन क्या होता है, हम उस वायरस को एंटर अपने अंदर ले लेते हैं, जैसे हम एयर भी ब्रीथ, दैट वायरस एंटर्स आवर बॉडी। आपको पता है कि जैसे ही वो बॉडी में वायरस ने एंटर किया, तभी से उसका रिप्रोडक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपको खांसी जुकाम हो जाता है। जब तक वो बाहर है, मैंने आपको बताया था, वो हार्मफुल नहीं होते वायरसेस। जैसे ही वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उसको होस्ट सेल मिल जाती है, तब से ही वो अपना काम चालू कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई अगर आपको प्रोटेक्शन की मतलब अगर आपको प्रिवेंट करना है इस चीज़ को, तो यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन लाइक योर हैंकर चीफ्स, आपको कवर करना है माउथ को हैंकर चीफ से, एंड खाना सही खाना है और पका हुआ खाना खाना है, एंड किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में इतना नहीं रहना कि बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में। इट्स नॉट दैट अबाउट कि बात ही करनी बंद कर दो, बट बहुत ही फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं रहना इन्फेक्टेड पर्सन के। ठीक है, जो देखो कुछ जैसे आपकी इंसेक्ट्स एनिमल्स हैं जो इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को कैरी करते हैं ना, इनको हम बोलते हैं
कैरियर्स। पैथोजन क्या होते हैं? जो आपके डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, जो इस बैक्टीरिया को, वायरस को कैरी करते हैं, उसको हम कैरियर बोलते हैं। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो इतना कुछ नहीं, सिर्फ देखो आपको क्या याद रखना है कि कैरियर जो एक कैरियर है आपकी कौन सी, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब जो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, ये कैरी करती है मलेरिया का पैरासाइट। बेसिकली इसकी थ्रू ही मलेरिया होता है। और अगर आपसे पूछें कि कौन सा है वो मलेरिया का पैरासाइट जो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरी करती है, तो द पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। देन अगर आपसे डेंगू के बारे में पूछा जाए, इस डेंगू तो जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है ना आपकी, सो एडीज मॉस्किटो जो होती है, इट इज़ अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ये दो चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है आपको। देन आगे चलते हैं। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ कि हम इनकी ब्रीडिंग को रोक के, ब्रीडिंग कैसे रुकेगी कि कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को इकट्ठा ना होने दिया जाए। टाइम टू टाइम आपकी कूलर की, आपकी और चीज़ों की, जहाँ भी स्टेगनेंट वाटर होता है वहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं डेंगू के वायरस। तो उसको आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्लीनिंग करती रहनी है। देन आगे चलते हैं। ह्यूमन डिसीजेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जैसे टीबी है आपका, टीबी आपका किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू। मीजल्स किसके थ्रू होता है? वायरस। चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका टीबी का एयर है, मीजल्स का एयर है, मतलब ये यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपसे पूछा जाता है, गंदे पानी पीने की वजह से होता है। सिमिलरली कॉलेरा जो होता है ना, वो बैक्टीरिया के कॉज करता है, एंड वाटर और फूड से होता है वो। देन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए आपका वायरस के थ्रू होता है, एंड आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वाटर। मलेरिया, इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ मॉस्किटो। ये हमने कर लिया था, ठीक है। ये हैं आपके प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अगर आपको हेपेटाइटिस ए है तो बॉइल्ड वाटर आपको पीना है। देन इफ़ यू हैव कॉलेरा एंड टाइफाइड, तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड्स, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये पढ़ लेना। देन वी हैव डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ ह्यूमन या प्लांट्स में ही नहीं बट एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एंथ्रेक्स है आपकी एक ठीक है, इट इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज बाय बैक्टीरियम। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो एंथ्रेक्स है ना, ये आपका ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है। देन इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरियम। एंड फुट एंड माउथ डिसीजेज ऑफ कैटल आर आल्सो कॉज बाय वायरस। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फुट और माउथ डिसीज़ है आपके कैटल में, वो कैसे होती है? वो वायरस के थ्रू हो जाती हैं। देन एंथ्रेक्स जो है आपकी, एंथ्रेक्स ये होती है आपकी किससे? बैक्टीरियम से। देन अगर आपसे पूछा जाए कि इसको, इस बैक्टीरियम को डिस्कवर किसने किया था? सो रॉबर्ट कोच इन 1876 में इसको करा था डिस्कवर। दैट इज, बैक्टीरियम को इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियम, इस बैक्टीरियम का नाम है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस। ऑलराइट, जो कि डिसीज एंथ्रेक्स डिसीज कॉज करता है।
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। देखो अपने प्लांट्स में देखा होगा कि कई बार आप गन्ने के खेत में गए होगे तो उसमें अंदर जब गन्ना आप तोड़ते हो कई बार तो रेड कलर का कुछ अंदर गन्ना हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि फेंक दो, खाने लायक नहीं है, ख़राब है। तो ये है क्या, बेसिकली डिसीज़ है जो आपके गन्ने को हो जाती है। ऐसी आपकी जो रस्टिंग ऑफ व्हीट है, गेहूँ की फसल ख़राब हो जाती है, ठीक है, राइस की फसल ख़राब हो जाती है, पोटैटो की क्यों? क्योंकि इसमें बीमारियाँ लग जाती हैं अलग-अलग। सो यही बीमारी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है कि पहली प्लांट डिसीज़ है आपकी सिट्रस कैंकर। ये होती है आपके बैक्टीरिया के थ्रू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ एयर। देन रस्टिंग ऑफ व्हीट, ये होती है फंजाई के थ्रू। देन एयर एंड सीड्स आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक येलो वेन मोजैक ऑफ क्या है ये, भिंडी, ओकरा। भिंडी को ही आप ओकरा बोलते हो इंग्लिश में। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका इंसेक्ट्स। फूड पॉइजनिंग जो होती है ना आपकी, ये बेसिकली आपको पता है जब भी आप कुछ ऐसा खाना खा लेते हो, गंदा खाना खा लेते हो, इन्फेक्टेड खाना खा लेते हो, तो उससे आपकी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो आपकी फूड पे ग्रो कर जाते हैं जिससे कि कुछ टाइम बाद ना टॉक्सिक सब्सटेंस वो प्रोड्यूस कर देते हैं। जब हम इस फूड को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे अंदर ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इलनेस एंड इवन डेथ भी हमें कॉज हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस फूड को क्या करें, अच्छा खाना खाएं, फ्रेश फूड खाएं। अब आप ऐसा कई बार देखा होगा कि हमें क्यों मना किया जाता है कि कटी हुई जो फ्रूट्स होते हैं जो वेंडर्स बेचते हैं, कि आप उस कटी हुई फ्रूट्स को मत खाओ जो अनकवर्ड फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि उस पे आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठ के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कुछ मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं टू अपनी क्या कहते हैं फूड को ख़राब होने से। सो कौन कौन से हैं, दैट इज़ केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देखो केमिकल मेथड्स में क्या होता है ना बेसिकली कि आपके पहला सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स, ये आपके मोस्ट कॉमनली आपके केमिकल प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं। और क्या होता है, सॉल्ट और आपके एडिबल ऑयल से आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है ना, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ। सो इसको हम प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रिजर्वेटिव है ना जो केमिकली यूज़ होता है, तो इट इज़ सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं। देन ये आपके जैम्स में, स्क्वैशेस में भी यूज़ होते हैं ताकि ये उसको ख़राब होने से रोक सकें। सिमिलरली आपका जो सॉल्ट है और हमने डिस्कस किया था एडिबल ऑयल है, कभी भी आपने देखा होगा पिकल जब भी घर में अचार डलता है तो उसमें मम्मी आपकी बहुत सारा तेल डालती हैं, प्लस उसमें सॉल्ट डला होता है। तो वो किस लिए डला होता है, ताकि वो जो सॉल्ट है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। देन मीट और फिश भी आपकी जो होती है ये कवर होती है ड्राई सॉल्ट से। एंड आपने कई बार देखा होगा कि सॉल्टिंग से आपका आंवला, रॉ मैंगोज और टर्मरिन भी इट गेट्स प्रिवेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ योर बैक्टीरिया ऑन इट। देन यू हैव प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जो आपके बेसिकली जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वैशेस हैं, इसमें शुगर डलती है। तो शुगर से क्या होता है, शुगर आपका ना मॉइस्चर कंटेंट को सोख लेती है और जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर आपकी एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ योर शुगर प्रिवेंट्स दी योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाएगा, जब वो रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तो आपका खाना बचा रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम डालते हैं, चीनी डालते हैं आपके स्क्वैशेस में और जैम्स वगैरह में। देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर।
सो कितने सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आप अचार डालते हो, पिकल डालते हो, है ना, मिर्च का अचार, इनमें आप विनेगर डाल के रख देते हो, या फिर आपने सिरके वाली प्याज खाई होगी, तो सिरके वाली प्याज को बहुत टाइम तक आप उसको ऐसे ही रखते हो। तो वो किस लिए रखते हो? बिकॉज इट इज़, ये जो विनेगर है ना, ये आपकी जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। देन यू हैव हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, बेसिकली आप अपनी किसी मटेरियल को पहले हीट करते हो और सडनली उसको कूल कर देते हो। तो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बेसिकली आपका मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। आपने जो आपका पैकेट आता है ना मिल्क का, आपने देखा होगा वो 3-4 दिन क्यों चल जाता है, क्योंकि वो जो मिल्क होता है ना वो पेस्चराइज्ड होता है। अब पेस्चराइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है पहले, कुछ सेकंड्स के लिए, बेसिकली 15 to 30 सेकंड्स के लिए, और देन सडनली उसको क्या किया जाता है, कूल कर दिया जाता है। जैसे ही उसको चिल कर दिया जाएगा, कूल कर दिया जाएगा, एकदम से उसको ठंडे इन्वायरमेंट में रख दिया जाएगा, तो वो जो बैक्टीरिया था, मान लो आप पहले 70 डिग्री के टेम्परेचर दिया, ठीक है, एक अनसूटेबल टेम्परेचर दे दिया उसको, सडनली वो कुछ टाइम लेता कि भाई आप उसको रखते, उस गैस बंद कर दे, और फिर वो धीरे धीरे कूलिंग होती, तो उसमें बैक्टीरिया जो है और आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक इन्वायरमेंट मिल जाता। बट आपने क्या करा, उससे एकदम ऑपोजिट टेम्परेचर उसको दिया, दैट इज़ आपने उसको एकदम से ठंडा इन्वायरमेंट दिया। तो उससे हुआ क्या कि उसको सूटेबल इन्वायरमेंट, सूटेबल टेम्परेचर ही नहीं मिल पाया ग्रो करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिजर्व योर मिल्क, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पेस्चराइजेशन। एंड अगर आपसे पूछे पेस्चराइजेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया था, तो लुइस पैस्चर जो है आपके, इन्होंने पेस्चराइजेशन की प्रोसेस को क्या किया था, अ, आपका डिस्कवर किया था, ठीक है। देन आपने इसमें देखा होगा, और हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कि जब हम एयर टाइट कंटेनर में अपने फूड को पैक कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज लिख लेना। स्टोरेज में क्या है बेसिकली कि हम एयर टाइट कंटेनर में अपने फूड को पैक कर देते हैं, और जब एयर टाइट में पैक करेंगे तो एयर उसमें एंटर कर नहीं पाएगी, जब एयर एंटर नहीं कर पाएगी, मॉइस्चर एंटर नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ग्रोथ के लिए, और जिसकी वजह से ना ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे और ना ही आपका फूड आइटम ख़राब होगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 70 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री था, 700 मत लिखना इसको, ठीक है। 70 डिग्री था, 15 से 30 सेकेंड्स के लिए इसको किया जाता है हीट, एंड देन सडनली इसको चिल किया जाता है, स्टोर किया जाता है। प्रोसेस इज नोन एज पेस्चराइजेशन। नाइट्रोजन साइकिल है आपकी, देखो कुछ जैसे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सेस वगैरह इसमें रहते हैं, ठीक है। राइजोबियम जो होता है ना, ये आपका रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की। एंड समटाइम्स क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन होती है ना, ये आपकी फिक्स हो जाती है लाइटनिंग के थ्रू भी। देन but do you know that amount of nitrogen in atmosphere is constant, and you may wonder how। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको क्या करना है कि किस तरीके से फिक्स होती है, देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है आपकी, ठीक है। जैसे ही लाइटनिंग हुई, ग्राउंड पे लाइटनिंग आई, तो जो आपकी नाइट्रोजन है ना, ये आपकी आ जाएगी सॉइल में। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इट गोज इनटू सॉइल। जैसे ही ये सॉइल में जाएंगे, उसके बाद जो आपका बैक्टीरिया होता है ना, इस कंपाउंड को, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, और वापस से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चले जाएगी। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग का ये। दूसरा आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होती है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है, राइजोबियम वगैरह, ठीक है। देन बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आपका सॉइल में जाते हैं। देन सेम प्रोसेस,
बैक्टीरिया टर्न्स योर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन एंड सीधा एटमॉस्फेयर में वापस। देन देखो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो आपके बने हैं ये आपका प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है, इट इज़ टेकन बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। इसी प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स ईट दिस प्लांट्स। जब एनिमल्स खाएंगे नाइट्रोजन वहाँ गई। एनिमल्स से नाइट्रोजन कैसे वापस जाएगी सॉइल में, देखो प्रोसेस सिंपल है। जैसे ही आपके प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने एक्सक्रीट किया, ठीक है, या फिर एनिमल्स मर गए या फिर एक्सक्रीशन हुई, तो उससे क्या होगा, वापस से वो जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है ना वो सॉइल में जाएगा। ये पूरी है नाइट्रोजन साइकिल आपकी, कि दिस इज हाउ योर नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना ही कुछ है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। देखो, यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट आपका किसकी प्रोडक्शन में यूज होता है, शुगर, अल्कोहल या HCl। यीस्ट इन तीनों में से क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, अब आपको ये बताना है जितना हमने पढ़ लिया है। सो आंसर इज अल्कोहल। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे नेकेड आइज से, जो हम नेकेड आइज से जिनको नहीं देख सकते उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। देन ब्लू ग्रीन एल्गी आपका डायरेक्टली, ठीक है, डैश फ्रॉम एयर को करता है, फिक्स करता है डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये आपका नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से टू इनटू फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देन अल्कोहल जो होती है ना, ये आपकी कौन से प्रोसेस से आपकी बनती है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद द प्रोसेस ऑफ कौन सी, फर्मेंटेशन। आगे क्वेश्चन है, कॉलेरा कैसे होता है, बताओ। कॉलेरा क्या ये वायरस की हेल्प से होता है, हेल्प से कह रही हूँ, वायरस से होता है या ये बैक्टीरिया से होता है, बताओ। फिर एक क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कौन सा होता है, तो इट इज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। देन यू हैव एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती हैं आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, इट्स एन एंटीबायोटिक। देन कम्युनिकेबल डिसीज़ का कॉमन कैरियर क्या है आपका, तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे जैसे एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और स्पाइडर अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें आपका कॉमन कैरियर है आपका हाउस फ्लाई। देन ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, वो किस लिए राइज करता है, यीस्ट की ग्रोथ से। यीस्ट की ग्रोथ जब यीस्ट रेस्पायर करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो वो आपको याद रखना है CO2, ठीक है, CO2, इतना याद रखो। So this is it. This is all in your chapter. So next chapter जब करेंगे तो उसमें आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, then take care.